देवी बन करके पूछने वाले नहीं है। हमने जन्म लिया है महिला बन करके, जन्म लिया है लड़की बन करके। अरे आप मुझे महिला के रूप में सम्मान दीजिए, हमें देवी बनने की इच्छा नहीं है। हमारी आज की जो दोस्त हैं वो है उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, द लेडी बियॉन्ड द पिंक। तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ना होकर के वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बन गई है व्यक्ति विशेष की, कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मैं पीछे नहीं हटी, चुनौतियों से कभी मैं घबराई नहीं, चैलेंजेस को मैंने स्वीकार किया। तो आप इस बार विश्वास कीजिए, और हम कहीं भागने वाले नहीं हैं। अब आप उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो एक हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चियों को इधर उधर आना पड़ता है, क्या कोई केवल बच्चियों को डेडिकेटेड कुछ कॉलेज वगैरह अगर कोई पाइपलाइन में हो तो हमारा सम्मान एक पत्नी के रूप में करो, हमारा सम्मान एक बेटी के रूप में करो, हमारा सम्मान एक बहन के रूप में करो, हमारा सम्मान केवल एक स्त्री के रूप में करो। ये नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं। ये समय है आदि शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, उनको नमन करने की, उनका वंदन अभिनंदन करने का ये जो समय है। इस समय में हमारे साथ आज जो हैं उन्होंने एक बार नहीं कई बार बारंबार ये सिद्ध किया है कि वो ही नारायणी है, वो ही शक्ति स्वरूपा हैं। वो नारी सशक्तिकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो हमारे साथ में आज हैं। नमस्कार दोस्तों, ये ठिकाना है खंजरसूत्र.com का कार्यक्रम पोस्ट एंड दोस्त। हमारी आज की जो दोस्त हैं वो है उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, द लेडी बियॉन्ड द पिंक भी उनको हम कह सकते हैं। और आपका होस्ट मैं यानी अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत काम हो जाता होगा आजकल, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत काम करवाती है। हाँ, काम आप लोग हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि चुनाव हो गया फिर, मतलब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम कराती है, 365 दिन काम कराती है, और आप लोग हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। हमारे लीडर भी काम करते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री ही हो, सारे लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को काम करना स्वाभाविक है, और जनता भी यही चाहती है कि हम लोग काम करें, तो उस पे हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथी बार की एमएलए हो गई आप, जैसे लगता है कल की बात है। विधायक जी की डेथ हुई, उससे पहले आप विशुद्ध एक गृहिणी थी, राजनीति का मेरे ख्याल से राह भी नहीं पता था आपको। दोनों बच्चे छोटे थे, व्यवसाय भी था, सब कुछ संभालना था, विरासत राजनीतिक संभालनी थी। तो ऐसे में व्यवसाय को संभालना, बच्चों को संभालना, राजनीति को संभालना, किस तरीके से बहुत कठिन परिस्थितियां रही होंगी। हम लोग तो केवल उसको सोच ही सकते हैं। देखिए, अब तो जी चुनौतियां तो थी। 2007 का वक्त था, मेरे पूजनीपति आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी विधायक थे, और आपको पता है कि लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ होती है। उस समय दोनों बच्चे हमारे छोटे थे, बेटी हमारी 7 साल की और बेटा 9-10 साल का था उस समय। तो उस समय चैलेंजेस हमारे सामने बहुत थे, लेकिन मेरे पूजनीपति आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी ने जो एक रास्ता दिखाया था, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था, वो माध्यम था सेवा का। उस पे काम करते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए मैंने अपने कर्तव्य को भी पूरा किया, अपने पूजनीपति के रास्ते पे चलने का भी काम किया। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति से अच्छा कोई माध्यम सेवा का नहीं है। वो मुझे माध्यम मिला, और उसके माध्यम से मैंने सेवा करने का काम किया। आगे बढ़ने के लिए जब हमारे सामने वो चुनौतियां थी, उसको किस तरह से हमको आगे हमारा बढ़ना रहा, तो उसमें भी मैं, मेरे पूजनीपति ने जो मुझे एक रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे चलते हुए मैंने सेवा करने का काम किया, अपने कर्तव्यों को पूरा किया। और मेरे बच्चे भी अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के अब तो बड़े हो गए हैं, बेटे का विवाह भी हो गया, बेटी भी हमारी इंजीनियर हो गई हैं, अब तो मेरी पुत्रवधू भी है। तो और मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले। एक उनमें जज्बा है सेवा करने का, एक उनमें जज्बा है कुछ कर दिखाने का। तो मैंने बच्चों में भी अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा माहौल वातावरण दिया। तो मैंने अपने कर्तव्यों को, चाहे हमारा क्षेत्र का कर्तव्य रहा हो, जो मेरे पूजनीपति ने जो मुझे रास्ता दिखाया उसका चाहे कर्तव्य रहा हो, चाहे मेरा घर परिवार के लिए जो मेरा कर्तव्य था, मैंने उसको पूरा करने का काम किया। वही जैसा लगता है कल की ही बात हो। हाँ। बच्चे भी बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे, सबको संभालना। और उससे पहले मतलब राजनीति का राज इसको नहीं मालूम है, वो आज चौथी बार की एमएलए है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नारी सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। अच्छा, साल 2017 या 18 रहा होगा शायद, आप बीएसपी से बीजेपी में आई।
आप अपने उस समय सवाजपुर क्षेत्र की विधायक थी, क्षेत्र में थी आप उस समय, अचानक से टिकट घोषणा हो जाती है और आपको शाहाबाद भेज दिया जाता है। इससे पहले आपका जो है शाहाबाद में राजनीति के अगर उससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि सवाजपुर शाहाबाद एक मिली-जुली विधानसभा मानी जाती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था वहाँ पर। निजी आना जाना तो लगा रहा होगा। तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? 20-22 दिन का समय बचा है, अचानक से क्षेत्र बदल दिया गया। आप जिस क्षेत्र की सिटिंग एमएलए थी सवाजपुर की, वहाँ से आपको शाहाबाद भेज दिया गया, जो बहुत ही कठिन विधानसभा मानी जाती है चुनाव के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से। कभी वहाँ पे बीजेपी जीती नहीं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, आपको अचानक शाहाबाद भेज दिया गया और आप वहाँ से जीत गई। ये तो चलिए जीत बात की बात है, लेकिन उस समय दिमाग में क्या चल रहा था जब 22 दिन का समय मिला आपको चुनाव वहाँ पे सवाजपुर और उसके पहले मेरी विधानसभा बिलग्राम हुआ करती थी, लेकिन जब परिसीमन हुआ तो बिलग्राम के बाद में वो विधानसभा सवाजपुर बन गई। 10 वर्ष मैंने वहां पे काम किया, वहां के लोग हमारे अपने बन गए। तो एक अच्छा, एक कहें कि घर जैसा माहौल वहां पे हमारे लिए था। और वहां से दूसरी जगह के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन 2017 जैसा कि आपने कहा कि 20-25 दिन का वक्त, और पार्टी नेतृत्व ने मुझसे कहा कि मुझे शाहाबाद लड़ना है, तो आप समझ सकते हो कि उस समय मेरे मन पे क्या हो रहा होगा। वही कि एक ऊहापोह की स्थिति थी, कैसा क्या करे। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया कि एक हमारा स्वभाव है चुनौतियों से परास्त नहीं होना, चुनौतियों से लड़ना, उसका मुकाबला करना। और मैंने ठान लिया कि जो हमें कार्य मिला है ये भी ईश्वर की मर्जी है, हमें उसको अच्छे से करना है। और मैंने संकल्प लिया, उसके लिए मैं आगे बढ़ी। और धन्यवाद देना चाहूंगी कि सवाजपुर के लोगों का भी, और धन्यवाद देना चाहूंगी शाहाबाद के लोगों का भी। उन सभी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। सवाजपुर की जनता का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगी, वो लोग वहां से चाहे किसी भी समाज के लोग रहे हों, अपने अपने समाज के गांवों में गए, लोगों से मिले और उन्होंने मेरे बारे में बताया। और शाहाबाद की जनता तो मेरी वोटर ही थी, तो उन सभी लोगों ने पूरी तरह से लग करके चुनाव मजबूती के साथ लड़ा। और चुनाव लड़ा ही नहीं, मजबूती के साथ वहां से हम लोगों ने चुनाव को जीता। और टिकट का तो नेतृत्व का रहता है, नेतृत्व जो भी फैसला लेता है हम लोगों को उस पर काम करते हुए आगे बढ़ना होता है। सेवा का माध्यम, मैंने 10 वर्ष सेवा सवाजपुर से की और 10 वर्ष मुझे मौका मिला शाहाबाद से करने का, तो वहां भी अब हमारे 8 वर्ष पूरे हो गए। तो ये भी एक, वहां मैंने अच्छे मन से काम किया, यहाँ भी मैं अच्छे मन से काम कर रही हूँ। टिकट का नेतृत्व का है, नेतृत्व ने मुझे जहां से चाहा वहां से मुझे लड़े और लड़ाया। जीतता वही है जो लड़ता है, हारता भी वही है जो लड़ता है। लड़ना महत्वपूर्ण है, जीतना या हारना महत्वपूर्ण नहीं। कभी भी किसी भी परिस्थितियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जगह आपको मिलती जो आप कुछ करके दिखा सकते हो। आप ईश्वर को धन्यवाद दो कि आपको कुछ करने के लिए कुछ काबिल बनाया है, कि आप कुछ करके दिखा सकते हो। पीछे नहीं हटना है, हम अच्छा करें, कोशिश करें कि हम बहुत अच्छा करें। और अच्छा करके हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जब हम जीतेंगे तो लोग कहेंगे अरे बड़ा मुश्किल था, और मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने जीत करके दिखाया। भागना तो हमें लगता है कि कोई बहादुर व्यक्ति का, अच्छे लोगों का काम नहीं होता। और मैं आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी की पत्नी हूँ, जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा। तो हमें लगता है कि चुनौतियों को स्वीकार करना हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है, जो मैंने अपने पूजनीय पति आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी से सीखा। सही बात है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका, भारतीय जनता पार्टी से टिकट, 22 दिन का समय केवल चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में आप ही जी सकती थी। बाकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, और क्योंकि ऐसे समय में अगर टिकट बदल जाए, किसी का क्षेत्र ही पूरा बदल दिया जाए, तो जाहिर कोई अच्छे बड़े बड़े महारथी हमने देखे हैं कि जो डिमोरलाइज हो जाते हैं या फिर कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन आप लड़ी और आपने वही, कोई भी उस समय विधानसभा रहती, किसी की भी बदल दी जाती, तो स्थितियां तो बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। उन लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारा पार्टी नेतृत्व, सबने मिलकर के कोशिश की और हम लोग आगे बढ़े और उसमें हम लोगों को विजय प्राप्त की। हम लोगों ने विजय ही नहीं प्राप्त की, दोनों बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। अभी बदले परिसीमन की बात हुई, जनगणना का समय है, शायद जनगणना इस साल शुरू हो जाए। जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन भी बदलेगा। बहुत संभावना ये जताई जा रही है कि हरदोई जिले में भी एक सामान्य सीट हो जाएगी लोकसभा क्षेत्र की। आप ब्राह्मणों की नेता है, कोई भी अभी तक किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं, साफ सुथरा एकदम करियर है।
जनता के बीच जाती हैं और पब्लिक आपको पसंद करती है। विषम से विषम परिस्थितियों में आपने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण का वादा कर चुकी है। आने वाले चुनाव में वो महिलाओं को 33% जो उनका आरक्षण है, महिलाओं को टिकट देगी, लड़ाएंगे। ऐसे में चर्चा है कि रजनी तिवारी जी से बेहतर कौन हो सकता है? क्या इच्छा है? देखिए, मैं आपने जो बात की उसमें सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए जो कहा उसको करके भी दिखाया। राजनीति में भी 33% आरक्षण देने का उन्होंने काम किया है। और जो आपने कहा क्या होगा, राजनीति है, संभावनाओं का हमेशा रहता है इसमें, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन हम जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत संतुष्ट हैं। विधायक बनकर के हमें सेवा करने का अवसर मिला। मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से पूरा किया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने हमेशा, हमारी ये कोशिश रही कि मेरे कारण से किसी का भी अहित ना हो सके। जितना भी हो मैं लोगों का भला कर सकूं, लेकिन कभी भी मेरे कारण से किसी को, किसी भी दबे कुचले व्यक्ति को कभी कोई परेशानी ना हो। मेरे पूरे पॉलिटिक्स जीवन, हमारा लगभग 18 वर्ष का हो चुका है, मैंने इस तरह का कभी कोई व्यवहार नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया कि किसी व्यक्ति को भी कभी कोई कष्ट हुआ हो। और राजनीतिक विरोधियों को भी आपने कभी किसी तरीके ऐसी कोई कभी बात नहीं आई कि उन्होंने कुछ परेशान किया हो या डोमिनेट किया हो? मेरा क्षेत्र का विकास करने का मेरा हमेशा मेरी भावना रही। मैंने उसी के तहत कार्य किया, लेकिन कभी भी किसी को परेशान करने का मैंने काम नहीं किया। और आज भी मैं वैसे ही काम कर रही हूँ। और बाकी तो जो आपने बात कही आगे आने वाले समय की, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो रहता है कि कल क्या होगा नहीं पता, जो नेतृत्व चाहेगा वो करेगा। आज मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से कर पा रही हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, चाहे विकास कार्य हो, चाहे लोगों का भला हो, मैं अच्छे ढंग से 4 टाइम की एमएलए हो गई हैं आप। अब अगर परिसीमन बदलता है, लोकसभा सीट बदलती है और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है पर भरोसा जताता है, तो लखनऊ के बाद लखनऊ से दिल्ली कोई दूर थोड़ी ना है। अभिनव जी, मुझे भगाइए ना उत्तर प्रदेश से। मेरे नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा देखिए, मैं भी विधायक बनने में बहुत खुश हूँ, मंत्री बनने में बहुत खुश हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ। और बाकी जो भी नेतृत्व चाहेगा, जो भी ईश्वर चाहेगा, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मैं पीछे नहीं हटी, चुनौतियों से कभी मैं घबराई नहीं, चैलेंजेस को मैंने स्वीकार किया और उसको लेकर के मैंने काम किया है। मैंने अपने कर्म क्षेत्र में कभी भी कोई समझौता नहीं किया। उसके साथ साथ मैंने अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। और मुझे गर्व होता है कि मैंने दोनों जिम्मेदारियों में कभी भी कोई समझौता नहीं किया। सही बात है, कभी किसी तरीके का कोई समझौता नहीं हुआ। और उसी का आपको बताया, जो मैंने अपने चाहे क्षेत्र रहा हो और चाहे मेरे परिवार का, कभी भी नहीं किया। और आज मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कहीं भी हमने बच्चों की परवरिश में भी कोई कमी नहीं रखी और आज मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के एक अच्छे इंसान बन गए। ये तो कहा जाता है कि हम जैसा करते हैं इस विश्व में, तो इसी विश्व में, इसी जीवन में हमको वही सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा किया है तो अच्छा फेस करेंगे, बुरा किया है तो कहीं ना कहीं से तो सामने आएगा ही। चाहे वो आपके क्षेत्र में हम लोगों ने देखा भी है कि सपा का कार्यकर्ता हो, चाहे बसपा का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, आपका कार्यकर्ता नहीं भी है, तभी भी उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। नहीं, कभी भी विकास कार्यों में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। कभी किसी व्यक्ति के कहीं पे अगर कुछ काम उसका है, लगता है कि कहीं उसका कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी तरह से, थाने तहसील के ही कार्य ज्यादातर होते हैं लोगों को, तो मैंने जिसके जायज काम थे मैंने वो किए। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं नया क्षेत्र मेरे लिए शाहाबाद हुआ, वहां मैं पहुंची और लोगों से मिलना शुरू किया, तो कई लोग ऐसे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो पहले भी आपके पास गया और आपने मेरा ये काम करवा दिया था, मेरा आपने वो काम करवा दिया। और मैं नहीं जानती थी उन व्यक्ति को, लेकिन कभी ऐसा रहा होगा, वो लोग हमारे पास आए होंगे और मुझे लगा होगा इनका जायज काम है, मुझे कहना चाहिए, और मैंने उनका काम किया। तो उन लोगों ने बहुत चुनाव के समय मेरी बहुत मदद की। तो न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं कि 2 बार आप बहुजन समाज पार्टी से एमएलए रही, 2 बार आप भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं और भविष्य में होती भी रहेंगी, हमारी शुभकामनाएं ऐसी। क्या फर्क लगा बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली में, जिस तरीके से वो लोग काम करते थे और सरकार उनकी जिस तरीके से काम करती थी, और क्या फर्क लगा आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में? बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आपको क्या फर्क लगा?
आजकल जैसे जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में केवल मायावती जी ही स्वयं पार्टी में बनी रहें, बाकी उनकी पार्टी खाली हो जाए। देखिए, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो लोगों के हितों के लिए काम करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में काम करती है। वाकई में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। और अगर हम अंतर की बात कहें तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ना होकर के वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बन गई है व्यक्ति विशेष की। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जब हम सबको लेकर के सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो सेवा भाव से हम काम करते हैं और सबके अलग अलग निर्णय होते हैं, सबकी चीजें आती हैं, तब हम सेवा कर पाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक पार्टी नहीं, सिर्फ व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी बन गई है, तो उसमें विकास कार्य बहुत पीछे हट गए हैं और वो काशीराम साहब की पार्टी नहीं रह गई, काशीराम साहब की सोच की पार्टी नहीं रह गई, जिसमें लोगों का विकास हो, ये उनकी एक भावना थी काशीराम साहब की। लेकिन वो पार्टी अब खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई है। अब सिर्फ पार्टी को हम कह ही नहीं सकते, हम तो कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी। हाँ, वही ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष ही एक दिन पार्टी में बचेगा। जो आजकल की मौजूदा परिस्थितियां बसपा की चल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष ही रह जाएगा पार्टी में। यही है, और इसी कारण आप देख रहे हो कि आज पार्टी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। जो मूवमेंट एक शुरू किया था काशीराम साहब ने, 202 विधायक से कहा एक विधायक, और उसको बिल्कुल आज वो कहाँ पे आ गया। उनकी सोच की पार्टी जो थी आज बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो बहुत बड़ा अंतर है। आज एक पार्टी जो पूरे देश के लिए सोच के काम कर रही है, विश्व में कई जगह काम कर रही है, और दूसरी पार्टी जो सिर्फ व्यक्ति विशेष की पार्टी है। तो हम अंतर क्या कहें कि बहुत बड़ा अंतर। अच्छा, बहुत से विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी की भी पार्टी है। अब तो ये भी होने लगा है, ऐसा भी ना हो जाए कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा में विलय हो जाए, विलय कर ले अपना, ये भी लोग कहते हैं। तमाम तरीके की चीजें इंटरनेट पे। पार्टी का जब कोई एक एजेंडा नहीं होता है, पार्टी को कोई नीति नहीं होती है, तो उसके लिए सब कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि पार्टी काशीराम साहब के मूवमेंट से अलग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए काम कर रही है, सबको साथ में लेकर के काम कर रही है। एक व्यक्ति के पास में उसका आवास हो, यहाँ से लेकर के व्यक्ति नौकरी करे, तरक्की करे, हमारा विश्व आगे बढ़े, हमारे देश का स्थान विश्व में प्रथम हो, एक ऐसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अक्सर पब्लिक भी पूछती है, सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं, और चुनाव आता है तो फिर आप लोग भी बताते हैं और अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन भी निकलते हैं, लेकिन हम आपसे यही पूछे ले रहे हैं, शाहाबाद को रजनी तिवारी ने क्या दिया? देखिए, शाहाबाद जब हम पहुंचे वहां पे, तो जब हम लोगों से मिल रहे थे, कन्वर्सिंग कर रहे थे, तो कुछ उनकी बहुत मांग थी। एक था उनका आंधी शाहाबाद रेलवे ओवरब्रिज बनाना। बहुत जाम लगता था वहां पर, बड़ी समस्या, बहुत बड़ा। हम लोग भी कई बार वहां पे खड़े रहते थे। आपको पता है कि वहां पे रात भर किसान सर्दियों में खड़े रहते थे बेचारे। वहां पे फैक्ट्री है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, किसान बहुत परेशान होता था। तो जब हमने लोगों से बोला कि नहीं, हम आपकी इस मांग को पूरा करवाएंगे, तो लोगों ने कहा, उनकी प्रतिक्रिया थी, आप नहीं विधायक जी, पहले बहुत लोग कह चुके हैं, पूरा आप भी नहीं करोगे, कभी हो नहीं पाया। तो हमने कहा नहीं, हम आए हैं और आप इस बार विश्वास कीजिए, और हम कहीं भागने वाले नहीं हैं, और विश्वास कीजिए। अभिनव जी, मैं बताना चाहूंगी, मैंने उसको पूरा करने का काम किया, वहां पे काम पूरा हो गया। उसके साथ साथ एक हमारी बहुत बड़ी रोड थी, शाहाबाद पिहानी मार्ग, बड़ी खराब रास्ता थी, शाहाबाद आलमनगर मार्ग, शाहाबाद शिरोमन नगर मार्ग, सांडी तक वो जाता है, हमारा शाहाबाद बासिद बेजा मार्ग। तो ऐसे न जाने, हमारा परियल मार्ग शाहाबाद से बहुत खराब, पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा, और बहुत पिछड़े आपके जो राजपूत बिरादरी के लोग हैं, बहुत बहुतायत रहते हैं। अभी आपने देखा, भी एक कार्यक्रम था हमारे बिहार के जो माननीय राज्यपाल जी हैं, वो आए थे, तो वहां पे लोगों ने कहा कि बेजा वाला मार्ग नहीं हो पाया, तो मैंने उनसे कहा बस एक यही मार्ग हमारा छूटा है आवश्यक, और वो भी पूरा हो जाएगा। मैंने उसको भी पूरा कर दिया, वहां पे भी काम शुरू हो गया। हम मुंसिफ कोर्ट की वहां पे मांग रहे थे, बहुत बड़ी डिमांड थी, हमारी सरकार ने उसके लिए भी पैसा कर दिया। हम लोग कहते थे कि वहां पे शुरू हो गया वहां। और हमारा शाहाबाद में एक बस अड्डे की मांग थी,
कि वहाँ पे कोई बड़ी बस डिमांड थी। स्टैंड नहीं है, होना चाहिए। मुश्किलें तो हुई हमको, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि चेयरमैन दूसरे हैं, तो जगह लेने में उन चीजों की दिखती हुई, लेकिन है कि जब एक प्रयास होता है तब हमको उसमें संकल्प सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो हमने सारी चीजों को करवाने का काम किया, चाहे हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं हो बेहतर करने का काम किया, हमने कई पीएचसी बनवाने का काम किया। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, हमने कनेक्टिविटी, सारी चीजें हमने दी हैं। और अब हमको कोई काम ऐसा नहीं लग रहा जो हमारी डिमांड थी, जनता की मांग थी, उसको मैंने पूरा नहीं किया। वो सारी चीजें मैंने पूरी कर दी। और विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसको मुझे करना है, और अपने विधानसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में अग्रणी बनाना है। उसके लिए मैं काम कर रही क्षेत्र हूँ। में अक्सर चर्चा होती है, उम्मीदें भी है लोगों की। अब आप उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं, तो एक हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चियों को इधर उधर आना पड़ता है, क्या कोई केवल बच्चियों को डेडिकेटेड कुछ कॉलेज वगैरह अगर कोई पाइपलाइन में हो? मैंने आपको बोला ना कि बहुत कुछ करने के सपने, सारी चीजें खुलवाइए ना, कुछ आती जाए तब भी दिखती जाए आगे। मुझे लाना है, उम्मीदें है ना लोगों की। मुझे लाना है। हाँ, मुझे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज लेकर के आना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो भाई जनता शाहबाद के वालों सुन लो, आपकी जो तो चर्चाएं थी वो चर्चाओं पे आज मंत्री मुझे जी ने मोहर लगा दी। गर्ल्स लेकर कॉलेज के आपके आना यहाँ है, आने वाला है। और बहुत सारे काम मुझको करने हैं जनता के लिए। तो मैंने 3 वर्ष में वो सारे काम कर दिए जो जनता की मांग थी, उनको मैंने पूरा करने का काम किया। और विधानसभा क्षेत्र हमारा अपना घर है, मेरा अपना परिवार है, उसके लिए मैं लगातार काम करूंगी। तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, और कुछ चीजें अभी छिपी रहने दीजिए, आगे आने वाले समय में आती रहेंगी। मतलब अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ करना है, समय है, बहुत कुछ करना भी है। अब एक आखिरी सवाल क्या है, सवाल तो नहीं कह सकते हैं इसको, हम लोग तो होस्ट एंड दोस्त वाली, उसमें आप तो हमारी दोस्त हैं आज। तो कहना मुझे ये है कि मंच पर एक बार आपने कहा था कि हम ही नारायणी हैं, बच्चियों को संबोधित कर रही थी। आपने कहा था कि हमारा देवी मानकर जो है हमारी पूजा ना करो, हमको पत्थर मत मानो। शाहबाद विधानसभा में जब आप गई तो बहुत से लोगों ने, समाज के लोगों ने भारी होने की तोहमत लगाई। राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, अगर महिलाएं उसमें आगे बढ़ती हैं तो कई विषम परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। कई तरीके की लोग बात करते हैं। तो क्या पुरुष सत्तात्मक जो समाज है ये महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना देना चाहता क्या? आपकी सरकार तो खैर 33% आरक्षण लेके आई, लेकिन इसका भी कई लोगों ने विरोध किया। भले ही खुल के ना कर पाए हो, क्योंकि महिलाओं का वोट उनको चाहिए होता है। तमाम तरीके की नई नई योजनाएं, लोग कहीं स्कूटी देंगे, कहीं ये देंगे, कहीं वो देंगे, लेकिन जो असल में जो महिलाओं का जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको रोकने के लिए क्यों ये सब पुरुष सत्तात्मक समाज लग जाता है? क्या इस पे कुछ? आपने बहुत अच्छी बात की है अभिनव जी। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यही चलता चला आया। महिलाएं इसीलिए पीछे रही। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, जो हमने जब 33% आरक्षण की बात शुरू की है, तो वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने से के बगैर पूरा नहीं हो सकता। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए, अनेक योजनाएं चलाई। सरकार आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और डेमोलाइज करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। मैं जब विधानसभा में पहुंची तो लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो कुछ ना कुछ लोग मुद्दे छोड़ते हैं कि महिला है, क्या किया कर जाए, पाएंगी, क्षेत्र में मेहनत नहीं कर अब पाएंगी। ये आई है, कैसा एक हम माहौल दें कि जो इनको कमजोर किया जाए। ये विपक्ष करता है ये काम, और अपने भी लोग करते हैं। जब विपक्ष करता है ना तो उसको कहता है कैसे कुछ लोगों को इसमें हम कर दें। तो एक ये रणनीति के तहत लोग करने का काम करते हैं। तो जब मैं वहां पहुंची तो लोगों ने कहा कि ये तो महिला हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, वैसे भी हमेशा होता है जब कोई चीज ना मिले। पहले ये महिलाओं को हतोत्साहित करने का दरअसल हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि जब जब हमारे ऊपर हमले हुए तो उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा था वो महिलाओं ने उठाया। तो मतलब ये पुरुष सत्तात्मक समाज जो है ये महिलाओं को पीछे क्यों ढकेलता है? क्यों नहीं चाहता कि हमारे बराबर खड़ी हो या फिर हमसे आगे निकल जाए? आगे निकल जाने के तो वो सोचते नहीं है कभी कि महिलाएं भी हमसे कभी आगे निकलेंगी। देखिए, अब हम और कभी कोई महिला ये नहीं चाहती है कि हम आपसे आगे निकल जाएं। वो अपना काम करना चाहती है बेहतर। हम अच्छा काम करें, अच्छे काम करके हम अपना कुछ करके दिखाएं, ये एक सोच रहती है। लेकिन मैं जब वहां पहुंची शाहबाद तो तरह तरह की लोगों ने कि हाँ ये तो महिला है भाई, हम तो ऐसे काम आपका करवा लेते थे, अगर ये होता तो ऐसे करवा लेते, ये क्या कर पाएंगे। और ये तो बाहरी है, एक मुद्दा ये भी शुरू कर दिया, नहीं कुछ मिला तो यही आ गया। हाँ ये तो बाहरी है। तो मुझे
मैंने एक राजनीतिक मीटिंग नहीं बुलाई, जब मैं इस तरह की चीजों को सुनती चली आई तो कि ये तो महिला है, कुछ नहीं कर सकती हैं और बाहरी हैं, ये बातें मैं सुन रही थी। तो मैंने अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई कि वो हमारे एक पार्टी की बैठक थी, उसमें कोई मंच वाली बैठक नहीं थी। मैंने उनको बोला कि देखो महिला की बात कर रहे हो तो मेरा देख लेना, मैंने पहले काम किया है, और जो बाहरी का करो, बाहरी में कैसे हो गई? मेरा तो जन्म भी यही हुआ, हरदोई जनपद में ही, और मेरा विवाह भी यही हुआ, मेरा जन्म स्थान, कर्म स्थान सारा तो कुछ है, मैं बाहरी कैसे हो गई? तो सबको लगा कि हाँ ये तो गलत चीज है। जो लोग, कुछ लोगों के कहने में आ रहे थे कि बाहरी हैं, बाहरी हैं, तो उन लोगों को भी जब मैंने अपनी बात बताई, वहां के अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, वो मंच की बैठक नहीं थी, कोई मंच ही नहीं था वहां पे, कोई राजनीतिक बैठक वो नहीं थी, हमारे अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक थी। मैंने वहां पे उन लोगों को बोला कि बताओ मैं कैसे बाहरी हो गई? पहले तो हरदोई जनपद में ही मेरा जन्म हुआ और हरदोई जनपद में ही मेरा विवाह भी हुआ। तो उनको तोहमत लगानी थी। हाँ, तो कुछ नहीं मिला तो यही, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ ये तो बात सही है। कुछ लोगों, फिर उन लोगों ने, जिन लोगों को ये चीजें बताई जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी चीजें नहीं भी पता होती हैं, उन लोगों ने उन लोगों को भी बताने का काम किया कि ये कैसे बाहर की हो गई, हमारी बेटी भी है, हमारी बहू भी है। तो लोगों को वो चीजें समझ में आई, और तो हर तरह के जो भी चैलेंजेस थे, जो भी चुनौतियां आ रही थी, और उनको सही तरीके से हमने अपने लोगों के सामने रखने का काम किया, तो हमारे अपने लोगों ने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। हम लोग चुनाव भी जीते, और महिलाओं को पीछे करने की लोगों की जो एक, हम आपको बताएं, सोच नहीं, लोगों के पास सोचते हैं कैसे अब है कि वो महिला हमसे आगे निकल रही है, तो कैसे उसको पीछे किया जाए। क्या संदेश देंगे आप? जो समाज इस तरीके की सोच रख, सभी लोग हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी पुरुष भी एक जैसा नहीं होते, लेकिन जो पुरुष वर्ग है, जो हमारा पितृ सत्तामा के साम्राज्य जो कहा जाता है, ऐसे समाज को क्या संदेश देंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि आजकल नवरात्र भी चल रहे हैं, हम लोग 9 दिन देवी माँ का पूजन करते हैं, माँ शैलपुत्री से लेकर के माँ सिद्धिदात्री तक 9 दिन पूजन अर्चना करके, चाहे किसी को लक्ष्मी की आवश्यकता हो, चाहे विद्या की आवश्यकता हो, चाहे शक्ति की आवश्यकता हो, देवी माँ की हम लोग उपासना करते हैं। हम लोग अपने घर की बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर के, अपनी महिलाओं को एक उचित स्थान देकर के, सबको लेकर के हम आगे बढ़ें। और मैं कह सकती हूँ कि जब आप ये सारी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार भी बहुत खुश होगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और जो हम सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित बने, हम वो सारी चीजें हासिल कर पाएंगे। और एक अच्छी सोच के साथ जब हमारा परिवार खुश होगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बेटियों और महिलाओं के साथ एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण, बेटी और बेटे में हमको भेद नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है, बेटों को तो खूब पढ़ाते हैं, बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और बेटियों के लिए सोचते हैं, कह रहे उसको यहीं पढ़ाओ, बाहर नहीं भेजना है हमको। तो वहाँ पता नहीं कैसा जय गणेश देवा वाला एक बार एक लाइन बोली, कहा था मैंने। और मैं कहना चाहूंगी कोई भेद नहीं करना चाहिए। हम अपनी बेटों के लिए तो कहते हैं कि अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, चाहे यहाँ पे जाना हो चाहे वहां पे, तो बेटियों के लिए क्यों घबराते हैं? उसको भी वही व्यवस्था दो, आप वही माहौल दो। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को भी चलने दो, उसको गिरेगी, उठेगी और दौड़ेगी और आसमान छूने का काम करेगी। भेदभाव ना करिए, बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है, सबको करिए। अगर आप बेटियों को संस्कार देते हैं तो अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए, ताकि जो छुटपुट की घटनाएं होती हैं तो वो भी कहीं ना हो। हम अपनी बेटियों को भी अच्छे संस्कार दें, अपने बेटों को भी अच्छे संस्कार दें, और एक अच्छा माहौल, एक वातावरण देने का हम काम करें, तो हमें पता है कि हमारा घर परिवार खुशहाल होगा और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये है रजनी तिवारी जी, जिनका सीधा सीधा संदेश है इस पितृ सत्तामक समाज को, और सभी को ये संदेश ध्यान में रखना चाहिए। आप हमारा सम्मान पत्थर मान के, देवी मान के, पत्थर मान के मत करो। हमारा सम्मान एक पत्नी के रूप में करो, हमारा सम्मान एक बेटी के रूप में करो, हमारा सम्मान एक बहन के रूप में करो, हमारा सम्मान केवल एक स्त्री के रूप में करो। ये कहना है, संदेश है रजनी तिवारी जी का। और मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा, केवल इतना कहूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। नारी तू नारायणी, नारी तू शक्ति स्वरूपा, और मुकाबला नहीं तुम्हारा किसी से, बस खुद को खुद से बेहतर बनाते हुए जाना है। नमस्कार।